बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे 9 मई के केसेस के मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो 9 मई के केसेस में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थीं, इन समाअतों के दौरान चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनकी जानिब से एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है कि 9 मई के जो केसेस हैं उनके ट्रायल्स 4 माह में मुकम्मल किए जाएं। उनके ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म जो है वो दिया गया है, और ये कहा गया है कि इस हवाले से आइंदा पीर और मंगल के दिन भी कुछ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उन केसेस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक जो है वो एक ही ऑर्डर तमाम केसेस का जारी करेगी ताकि कोई तजाद बाकी ना रहे। लेकिन आज की समाअत बड़ी गैर मामूली थी, इसमें कुछ एतराज़ात भी सामने आए। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल फरीद चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने अपना केस आज भरपूर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अगरचे केस जो है वो इनका आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था, लेकिन फिर भी केस की जो हसासियत है या जिस तरह ट्रायल चलाए जा रहे हैं उसके हवाले से इन्होंने काफ़ी इतराज़ात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनके बेंच के सामने जो है रखे हैं। तो साहब ये बताएं कि वैसे तो हुकूमत ये कहती थी कि ये ट्रायल्स आगे नहीं बढ़ रहे, अब वो कहेंगे कि जी पीटीआई के वकील या पीटीआई के मुतलका जो मुलजमान है वो चाह रहे हैं कि ये ट्रायल्स आगे ना बढ़े। आपका बुनियादी इतराज़ है क्या? देखिए, हमारा बुनियादी एतराज़ ये है कि आप ये जो केसेस हैं इसमें जो ऑर्डर डायरेक्शंस आपने पास किए हैं उसमें वो को अक्यूज भी जाके शामिल हो जाएंगे, उन पर भी असर अंदाज होगी डायरेक्शन, जो कि आपके सामने नहीं है। मेरा केस लगा हुआ है, जनवरी का पड़ा हुआ है, अभी तक आपने लगाया नहीं, और उसमें जो है ये बुनियादी नुक्ता है कि आप एक ऑकरेंस की मल्टीपल एफआईआर नहीं दे सकते। कितनी एफआईआर सर इस वक्त मेरे ऊपर फवाद चौधरी साहब के ऊपर 35 के करीब एफआईआर है। ठीक है। और मुख्तलिफ हिस्सों में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, लाहौर में और पिंडी में। और जो केस जिस तरह से चलाया जा रहा है वो बुलडोज किया जा रहा है। तमाम प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको ना तो वहाँ पे दुआन के बयानात 23 फैसलाबाद में जानी, हमारे पास चार्ज क्या हमें ये भी नहीं पता, ना अभी वो खदीजा जा के वकील ने कहा कि उनकी एप्लीकेशन भी रिकॉर्ड पर नहीं ली जा सकती। तो जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है इसका तो मतलब है 4 महीने में आप सजा दे देंगे। हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को, फिर आपने हाई कोर्ट को कहा जी उन पे रिपोर्ट जमा कराए, वो हाई कोर्ट जो बेल नहीं लगा रहे। आप देखें ना, शाह महमूद, यास्मीन, राशिद की बेलें नहीं लग रही, तो आप उनसे तो कर रहे हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। तो ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बैठी। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा एतराज ये है कि इस ऑर्डर से डायरेक्टली इमरान खान साहब इफेक्टेड है। जीएचक्यू हमला केस चल रहा है, अच्छा। दूसरे केस चल रहे हैं, तो कोई जो सीनियर वकील जो है वो पेश नहीं हुआ। क्या वो स्वयं है, उनको नहीं पता कि ये इमरान खान हो या दूसरे पीटीआई के जितने भी नॉमिनेटेड एक्यूज हैं वो यहाँ पे नहीं है, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। केस अगर हमने 20 बंदों ने, सीनियर काउंसलर्स ने मेरे साथ खड़े होकर उठाया होता मेरे साथ, तो फिर उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये जो इस तरह से मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि जिस तरह से ये केसेस पीटीआई डील कर रही है 4 महीने में सबको सजा दे के, या तो फिर ये एक मतमा नजर है कि ठीक है हो जाने दे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो चौधरी साहब ने भी पॉइंट आउट की कि जो 9 मई के केसेस हैं पीटीआई की लाइफ लाइन आप समझें, इमरान खान साहब हो गए, इवन उमर अयूब हैं, इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो लोग हैं, ये सारे लोग 9 मई के केसेस में मौजूद हैं। और 4 माह में फैसले होने का मतलब ये है कि सजा तो मुमकिन तौर पर, तो इसके बड़े असरात गहरे होने हैं। बहरहाल पीटीआई के जो वकला थे, सीनियर वकला या सीनियर लीडरशिप, वो वाकई ही यहाँ पे मौजूद नहीं थी। आलिया हमजा, वो उनका अपना केस लगा हुआ था, उनके साथ नियाजुल्लाह नियाजी थे, लेकिन उनका भी वकील नहीं था ना, वो उनका वकील नहीं था। समीर खोसा जो है खतीजा शाह के वकील थे। फवाद चौधरी साहब की तरफ से फैसल चौधरी साहब ने अपना जो केस पेश किया आज अदालत के सामने। अच्छा, अब आपको तो उन्होंने रोका कि आप अपने टाइम पे बोलिएगा। अब नेक्स्ट मंडे को ये केस जो है लगना है या ट्यूसडे लग जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि आज जो ऑर्डर हो गया है, आपको लगता है कि इस ऑर्डर में आप अमेंड करवा सकेंगे मंडे या ट्यूसडे को? देखिए सर, मैंने तो पूरी कोशिश कर रही है कि ऑर्डर जैसा भी हो मेरे केस में एप्लीकेबल हो, क्योंकि मेरे केस में जिस तरह से ऑर्डर बगैर सुने, बगैर आप मेरिट देखे, अगर आप मेरा फॉर एग्जांपल अगर एक एफआईआर बनती है एक ही अकरस में पूरे पंजाब में, आप 32 एफआईआर कर रहे हैं, तो मेरा केस डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसलिए तो अर्ज किया कि आप पहले सुन लें, ठीक है। मुसीबत ये यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना अभी और ब्रांचेस भी बंद है, मुझे नहीं, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा केस लगा या नहीं लगा। ये इनकॉग्निटो आपने कैसे रख दिया? आपने कहा जी ना साहब जाएंगे ना वकील जाएंगे तो हम यहाँ पे झक मारने आएंगे क्या?
देखिए इस तरह से थोड़ी चलता है, आप इंसाफ होता हो नजर भी आना चाहिए। हमारा मतलब तो इंसाफ से है। 9 मई में जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनके ऊपर 32 केस फारग, जिन्होंने नहीं छोड़ी उनके ऊपर 40 केस, और पूरे पंजाब में। तो ये जो एक अदम तवाज़ुन है या एक प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी तो कोर्ट ने देखना है कि नहीं देखना। चौधरी साहब एक आखिरी सवाल, वो याया अफरीदी साहब कह रहे थे कि हम बड़े टैक्स लगा देंगे, हम जो प्रेजाइडिंग वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा हाई कोर्ट का वो भी देखेगा, चीफ जस्टिस भी, फोर्टनाइट रिपोर्ट्स भी आएंगी, कानूनी तकाजे भी पूरे होंगे जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं। तो अगर वो सारे जो ग्रीवियंस हैं आपके वो एड्रेस हो जाए तो फिर आप समझते हैं कि ठीक है। सर एक FIR में 200 मुलजम है, ठीक है, 4 महीनों में आप देख लेंगे एक दिन में कितना मुलजम का ट्रायल होगा। क्या वो फेयरनेस होगी? हमें तो फेयर ट्रायल चाहिए ना। हमें चाहिए कि जो एविडेंस हमारे खिलाफ है वो किस तरह से आप गवाह पे गवाह भुगताते जाएं प्रोसिक्यूशन के, और आखिर में हमें आप जो है 265D की आप एप्लीकेशन तक ना लें, हमारी बरियत की दरखास्त तक ना लें, तो उसका क्या फायदा। तो ये ट्रायल जैसे थे ये तो तासुब की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। आपने कल एक जज के जो है प्रोसिक्यूशन को 22 लाख रुपए जुर्माना कायम रखा है, तो क्यों रखा है? तो इसका मतलब ये है ना कि जजेस की कोर्ट पैकिंग, नीचे जो 80 के जजेस इस वक्त लगे हुए हैं, आप भी रिपोर्ट करते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ पे कोई इंसाफ का तकाजा पूरा हो रहा है? बस अठोट अन्य हुआ जो है वो किए जा रहे हैं, जिसका दिल करता उठा लेते हैं। अच्छा एक चीज जो ऑब्जर्वेशंस थी वो वैसे जो उसको ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर ही ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना होता है, तो अब तो मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी ऑब्जर्वेशंस खत्म कर दी हैं। वो इमरान खान साहब के केसेस में भी मुझे याद है कि जब उनका फिजिकल रिमांड था तो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी कि ये क्या केस आपने बनाया है। इसी तरह और भी ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशंस भी आज जो है वो खत्म हो गई, उनको कहीं देखते हैं अभी ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर क्या आता है। ऑब्जर्वेशन अगर आती है तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके वकील साहबान जो हैं वो अगर होते तो आज ये नुक्ता उठाते, आज उन्होंने वो नुक्ता नहीं उठाया, बड़ी अफसोस की बात। बहुत शुक्रिया फैसल फरीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि ये जो केस है 9 मई का ये बहुत अहम केस भी है और इसके हवाले से कुछ सवालात भी हैं। आज की जो समाअत थी उस समाअत का कुछ अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जब हम कोर्ट रूम में एंटर हुए, चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच था वो इस केस की समाअत कर रहा था। फैसल फरीद चौधरी जो है वो उस मौजूद थे, रोस्टरम पे ये बात कर रहे थे। तो याया अफरीदी साहब ने उनको कहा कि आपका जब केस आएगा तो हम आपको जब वो सुनेंगे, और उस हवाले से फैसल फरीद चौधरी उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरह आप जो है वो ये हमारे केसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। याया अफरीदी साहब ने कहा कि आइंदा 14 और 15 अप्रैल पीर और मंगल को हमने आपके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर रखे हैं, तब आपको सुनेंगे। फिर जो खतीजा शाह हैं उनका केस आया तो ये डायरेक्शन का जो ऑप्शन दिया जा रहा है इस पर समीर खोसा एडवोकेट वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि ये मुल्जमान के हुकूक मुतासिर हों, कि जो है वो कई 100 जो मुल्जमान हैं उनके हुकूक जो है वो मुतासिर होंगे। जैसे याया अफरीदी ने कहा कि मिसाल केस था मर्दान में, उसके 65 मुल्जमान थे। उस वक्त मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट था। उस वक्त 3 माह में उस केस का ट्रायल मुकम्मल हुआ और किसी साइड से भी कोई एतराज भी आयद नहीं किया गया था। और ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने PTI के वकला को ये कहा कि आप जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस हैं उन पर ट्रस्ट करें। याया अफरीदी साहब ने अदालत ने यह भी कहा कि मुतलका हाई कोर्ट्स उनके चीफ जस्टिस और जो इंतजामी जजेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के, वो जो है वो इस पर जो मॉनिटरिंग करेंगे, उस पर चेक रखेंगे। और इस पर खतीजा शाह के वकील समीर खोसा ने दोबारा कहा कि ये एक तासुर जा रहा है कि इस पे जो हुकूक हैं वो मुतासिर होंगे मुल्जमान को। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने दोबारा उस पर यह कहा कि आप मुतमिन रहें, हम जो है वो अपने ऑर्डर में चीज़ें लिख देंगे और रोजाना की बुनियाद पर हमारी जो समीर खोसा है उन्होंने कहा कि हमने बरियत की दरखास्तें दायर की क्योंकि वो रिकॉर्ड पे नहीं रखी गई, रिकॉर्ड पे नहीं ली गई। उसकी वजह जो है वो समझ नहीं आई और उसमें कानूनी तौर पर रिकॉर्ड पे लेना जरूरी है, ये उन्होंने बताया अदालत को। और याया अफरीदी साहब ने कहा कि हम लिख देंगे अपने ऑर्डर में ताकि किसी का हक जो है वो मुतासिर ना हो। ऑर्डर जो अदालत ने लिखवाया है वो ये है कि जमानत मंसूखी की जो दरखास्तें पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ फाइंडिंग्स जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई थी उनको भी चैलेंज किया गया था। तो ATC कोर्ट्स उन फाइंडिंग्स के असर लिए बगैर
अब जो है वो फैसले करेंगी। इसके अलावा एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उनका भी लिखा गया, ये बताया गया कि जो लाहौर की FIR है 96 और उसमें 28 गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं, FIR 97 में 44 गवाह जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अदालत जो जज अफरीदी साहब ने कहा कि हम कोई मेरिट पे कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे इस केस में। और उसमें जो समीर खोसा, उन्होंने ये भी कहा कि जो किस केस में आप अभी ऑर्डर लिखवा रहे हैं इस पे तो हम पर जो है वो मतलब हम से मुराद उन्होंने जो इस केस में है खतीजा शाह, उन्होंने उनके हवाले से कहा कि उन पर तो कोई वो भी अभी जो है वो मौजूद नहीं है, उन पर चार्ज जो है वो फ्रेम नहीं हुआ, इस हवाले से ये उन्होंने कहा। तो इसमें जो जुल्फकार अब्बास नकवी साहब ने फिर अदालत ने कहा कि हम ये नहीं लिखते, हम ये लिख देते हैं कि जो चालान इन केसेस में जमा हो चुके हैं, हम ये नहीं लिखते कि ट्रायल किस स्टेज पर है। फिर चीफ जस्टिस जज अफरीदी ने कहा कि आइंदा हफ्ते भी कुछ केसेस जो है वो यहाँ समाअत के लिए मुकर्रर हैं, पीर और मंगल को हम उनको सुनेंगे। उनको सुनने के बाद आज का जो ऑर्डर होगा और उनका जो ऑर्डर होगा, एक इकट्ठा ऑर्डर जारी होगा ताकि किसी किस्म का कोई तजाद ना हो इन ऑर्डर्स में। जो फाइंडिंग्स दी गई थी वो मैंने आपको बता दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे मुतासर हुए बगैर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स इसके जो फैसले करेंगी। हुकूक मुलजमान के कानून में दिए गए जो हुकूक हैं वो मुतासर नहीं हो सकेंगे। जो 14 रोज में, हर 14 रोज के बाद जो ATC कोर्ट्स हैं वो चीफ जस्टिस, मुतलका चीफ जस्टिस जो है उनको और जो इंतजामी जजेस हैं जो ATC कोर्ट्स के, उनको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवाएगी। ये है ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर है। अब ऐसे लगता है कि अगर आप अंदाजा लगाएं कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो 8 अप्रैल है, 13 और 14 अप्रैल को भी ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। तकरीबन 20 अप्रैल तक इस केस का फैसला आ सकता है, या 18 या 20, अगर 20 या तकरीबन लगा लें तो 20 अप्रैल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऑर्डर जारी हो और 20 अप्रैल को पहुंच जाए ATC कोर्ट के पास, तो 20 अप्रैल से ये तारीख शुरू होगी 4 माह के लिए। तो उसके बाद आप मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो इट मीन के अगस्त तक इन केसेस के फैसले जो है वो आ सकते हैं। मैक्सिमम अगर ज्यादा भी हुआ तो सितंबर तक जो है वो फैसले आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई 2023 को जो मामला हुआ था उसके हवाले से, तो 9 मई 2023 को ये जो वकूआ हुआ था, फिर 9 मई 2024 आया, अब 9 मई 2025 आ रहा है, तो मतलब 2 साल हो जाएंगे। और अगर जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि अगर 20 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल से 20 अगस्त तक इन केसेस के फैसले होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। अगर आप उसमें मजीद कर लें तो 1 मंथ और कर लें तो इट मीन के सितंबर तक फैसले हो सकेंगे। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं खतीजा शाह, उनके वकील हैं समीर खोसा एडवोकेट। इन्होंने अपना केस बड़ा भरपूर आज अदालत के सामने रखने की कोशिश की। अब अदालत ने उनको कैसे लिया, उनसे पूछते हैं। आप क्यों इतराज कर रहे थे? जो डायरेक्शन थी, ये जो 4 माह की डायरेक्शन है, इस पर आपका ऑब्जेक्शन क्या था? जी, हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त एक मुकदमे में बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्त आई हुई थी, लेकिन जो नीचे मुकदमे चल रहे हैं वो एक मुकदमा है नहीं, वो एक ही वकूए की बुनियाद पे काफ़ी सैकड़ों मुकदमे बनाए हुए हैं और एक मुलजिम मुख्तलिफ मुकदमों के अंदर पेश होना होता है। तो हमारी इस्तफसार ये थी कि अगर अदालत ये ATCs को बाइंड कर देती है कि आपने 4 माह में फैसला करना है, तो जो अक्यूज्ड हैं उनकी राइट अफेक्ट होगी, क्योंकि अक्यूज की राइट है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे, वो मुख्तलिफ मुकदमों में करे, तो ये नामुमकिन है कि हम पेश हो सकें। तो हमारी जो एक तरह से ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि आप डायरेक्शन ना दें, क्योंकि इस डायरेक्शन को लेके जो ATC कोर्ट्स हैं वो अक्यूज की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आज जो ATC कोर्ट्स में हाल है, हम रोज़ पेश होते हैं, वो ये है कि जब हम दरख्वास्त देने की भी कोशिश करते हैं अक्यूज की तरफ से, तो वो दरख्वास्त रिकॉर्ड पे लाने से भी कासिर है। ये कौन सा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक मुझे बता दीजिएगा, ये लाहौर के कौन से मुकदमे में कौन सी कोर्ट थी जिसने ये काम किया? ये तो देखिए, लाहौर के ATC कोर्ट में मेरा अपना मुकदमा है जिसमें मैंने चार्ज फ्रेमिंग से पहले 265C और 265D की दरखास्तें देने की कोशिश की है। बारहा कई तारीखों पे उन्होंने, जज साहब ने वो अदालत से वो एप्लीकेशन वसूल ही नहीं की। अच्छा, फिर बहुत कोशिश करने के बाद कई तारीखों के बाद मैंने कहा कि नहीं जी, ये रिकॉर्ड पे आना जरूरी है, बाकी तो ये मेरी राइट है। 265D 265D की एप्लीकेशन ये होती है कि जी
اس چلان کی بنیاد پہ اس ملزم کے خلاف چارج فریمنگ کا بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک رائٹ ہے ہماری, اور ایک ATC اور ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ چارج میک آؤٹ ہوتا ہے اس چلان کی بنیاد پہ کہ نہیں. وہ اپلیکیشن ایک 265D کی ہوتی ہے جو ہم نے دی ہوئی ہے. اب وہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے, اس کے باوجود چارج فریم. اچھا, آج یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے بہت زیادہ مطلب اس طرح ہم آرڈر لکھیں گے اس میں جو آپ کے حقوق ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھی متاثر نہ ہو. جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر ڈکٹیٹ کروا دیا, اس کے باوجود اندر جا کے مزید چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ آپ کو پروٹیکٹ کر دیں پھر ٹھیک ہے؟ دیکھیں, عدالتی حکم میں تو یہ آ جائے گا کہ رائٹس جو ہیں وہ اکیوزڈ کی پروٹیکٹ ہونی چاہیے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کیا وہ عملی طور پہ ہوں گی؟ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری اپلیکیشنوں کے خلاف ہم نے ریویژنز ہائی کورٹ میں فائل کی ہیں. جو ہائی کورٹ کے اندر ریویژنز ہیں وہ اگر پینڈنگ رہ جائیں اور ان دا مین وائل ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے تو پھر ہماری جو عدالت سے رائٹ ہے کہ ہماری پروسیجرل رائٹس پروٹیکٹ ہو, وہ تو ساری کی ساری ادھوری رہ جائیں گی نا. تو پھر ہائی کورٹس کو بھی پابند ہونا چاہیے. ہاں, میں یہی میرا سوال یہ ہے, کیا پھر آپ سمجھتے ہیں یا نیکسٹ 14-15 اپریل کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں کیا ان میں کوئی ایسی CMA فائل ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈائریکشن دینی ہے تو پھر ہائی کورٹس کو بھی ڈائریکشن دیں گے 1 منتھ میں ریویژنز ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ریویژنز کے آرڈرز میں ڈیفینیٹلی وہی ہوگا نا کہ آپ نے 265K یا D ہماری پٹیشن مختلف پٹیشن پینڈنگ ہے. کون ایک یہ کہ جیل ٹرائل کے خلاف ٹرائل جیل میں ہونے کی ضرورت ہو گیا, وہ پینڈنگ ہے. 265K جن ملزمان نے دی ہوئی ہے 265 وہ خارج ہوئی تو اوپر خارج ہوئی, ان کے خلاف ریویژنز پینڈنگ ہے, وہ پینڈنگ ہے. اور اسی طرح کی اور جو ہماری اپلیکیشنز ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے. تو وہ اپلیکیشنز کا درخواست کو جو ہائی کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا اور ٹرائل جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے, تو وہ بھی ضروری ہے. یہ ضرور ہے کہ آج ہمارے کہنے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں کم از کم یہ ایک احساس ہوا, انہوں نے آرڈر کے اندر انکلوڈ کیا کہ جو ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں اور مانیٹرنگ ججز جو ہوں گے وہ بھی یہ انشور کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ٹرائل ان اکارڈنس ود لا اور 4 ماہ میں کمپلیٹ ہوگا, یہ بھی انشور کریں گے کہ رائٹس آف اکیوزڈ ان اینی مینر نہیں افیکٹ ہوں گے. تو اب یہ ان ایڈمنسٹریٹو ججز, ہائی کورٹس اور ATC کے اوپر ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پورے آرڈر پہ عمل ہوتا ہے یا صرف اس کے ایک خاص حصے پہ عمل ہوتا ہے. بہت شکریہ صاحب, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو خدیجہ شاہ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے سامنے, تو انہوں نے بتایا کہ کیسے جو ATC کورٹس ہیں کیسے کام کر رہی ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک ملزم پر اگر 10, 12, 15, 20, 25 FIRs ہوں گی مختلف ATC کورٹس میں, مختلف شہروں میں اگر مقدمات ہوں گے تو کیسے یہ 4 ماہ میں ملزمان جو ہے وہ اس کو کر سکیں گے, کیونکہ ہر ATC کورٹ یہی چاہے گی کہ وہ جلد از جلد اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اندر رہ کر یہ ٹرائل مکمل کرے, کیونکہ جب ڈائریکشن آ جاتی ہے تو پھر پہیے لگ جاتے ہیں عدالتوں کو. عدالتیں پھر صبح سے شام تک یہی کام کرتی ہیں, باقی کام رک جاتے ہیں. زیادہ تر ان کیسز میں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ باقی کام رک جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی 100 ملزمان, کئی 100 گواہ, ایک کیس نہیں کئی کیسز جو ہے وہ مقدمات فیصل آباد میں ہے, لاہور میں ہے, راول پنڈی میں ہے. GHQ حملہ کیس میں 118-19 گواہ ہیں, ملزمان ہیں, اور 106 گواہ ہیں, اور وہ کیسز بھی جو وہ آگے چل رہے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ 14 اور 15 اپریل کی سماعتیں کرنے کے بعد فائنل آرڈر کیا پاس کرتی ہے, یا 14 اور 15 اپریل کو PTI کے وکلاء, کیونکہ PTI کی یہ لائف لائن 9 مئی ستمبر میں آرڈر آنے, ججمنٹس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ججمنٹس آتی ہیں, سزائیں ہو جاتی ہیں, اس میں عمر ایوب صاحب بھی ہیں, اس میں اور بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, PTI کے جو MNAs ہیں, PTI کے صوبائی اسمبلیز کے MPAs بھی ہیں, PTI کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں. تو اگر یہ سزائیں ہو جاتی ہیں تو اٹ مین کہ ان کے پتے کٹ جائیں گے. تو یہ لائف لائن اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو 14-15 اپریل کو دیکھتے ہیں کہ PTI اس آرڈر کو امینڈ کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا یہی چلے گا. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہی چلے گا. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.